स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का 11वां चैप्टर, जिसका नाम है छापामार सेना का गठन, विजय और शोक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिवाजी ने अचानक यह अनुभव किया कि एक अजेय दुर्ग उनके पास होना अनिवार्य है। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि युद्ध व आक्रमणों का सिलसिला जारी रखने के लिए सेना में नए सैनिक भर्ती किए जाए। उन्होंने तुरंत अपनी इस मंशा का प्रस्ताव सेना में नई भर्ती मंत्रिमंडल के समक्ष रख दिया। उनके इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अजय दुर्ग का निर्माण। शिवाजी ने लोहगढ़ नामक पहाड़ी में अजय दुर्ग नामक किले का निर्माण कराया। उद्घाटन भाषण के दिन शिवाजी ने जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए कहा, आज अजय दुर्ग की स्थापना का उद्घाटन करते हुए मैं अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। इसी अजय दुर्ग के स्वतंत्र व निर्मल वायुमंडल में नई सेना की भर्ती की जाएगी। विशेष रूप से मैं अपने मराठा भाइयों को संबोधित करके कहना चाहता हूँ कि आज का दिन उनके जीवन के विकास के लिए सुनहरी किरणें लेकर आया है। यदि इस स्वर्ण अवसर को वे नहीं पहचानते, यदि आज वे अपनी माताओं और बहनों की प्रतिष्ठा पर पुनर्विचार नहीं करते, तो उन्हें आजीवन मुगलों के अत्याचारों को सहना पड़ेगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेना में भर्ती होकर आप अपने आर्यावर्त की रक्षा करें। प्राणोत्सर्ग का संकल्प लेकर अपनी माताओं और बहनों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए तथा मातृभूमि की सौगंध लेकर भारत माता के महिमामय गौरव की रक्षा करें। हे आर्यावर्त के कर्णधारों, आप यह मत समझो कि शिवाजी आपका राजा है। आप यह न समझो कि शिवाजी आपका नेता है। आप यह भी मत समझो कि शिवाजी आपका रक्षक है, बल्कि आप यह समझे कि आप ही वीर शिवाजी है। आप ही शिवाजी के नेता है और आप ही है वीर शिवाजी के रक्षक। हे भारत माता के अमर सपूतों, इस अजय दुर्ग के युद्ध मंच पर क्रांति का उद्घोष करते हुए मैं यह घोषणा कर रहा हूँ कि मेरा संपूर्ण जीवन, मेरी सारी शक्ति और मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य आपके लिए है, आपके धैर्य के लिए है और इस महिमामयी मातृभूमि के पुनरुत्थान के लिए। आर्यावर्त की जय। शिवाजी के खामोश होते ही विशाल जनसमूह आनंद से नारे लगाने लगा। शिवा भवानी की जय, शिवाजी राजे की जय, भारत माता की जय। छापामार सेना का गठन। वीर शिवाजी के कार्यों से जनता इतनी प्रभावित हो रही थी कि उनके आदेश की प्रतीक्षा में रहती थी। जैसे ही जनता को पता चला कि उनके प्रिय राजा को नए सैनिकों की आवश्यकता है, तो दल के दल शिवाजी की सेना में भर्ती होने लगे। अतिशय शक्ति संगठन देखकर शिवाजी ने छापामार सेना का गठन करना आरंभ कर दिया। छापामार सेना के तैयार होने पर उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, छापामार सेना के नीतिज्ञ सैनिकों, तुम सभी अपने आप को कुशल राजनीतिज्ञ समझो, तुम खुद को कुशल जासूस समझो और इससे भी अधिक तुम अपने आप को कुशल नेता और सच्चा देशभक्त समझो। तुम लोगों को जहाँ कहीं भी मुग़ल सेना दिखाई दे, उसे तुरंत कुछ भी सोचे समझे बिना लूट लो। उसके जो भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे हाथ लगे, उसे मातृभूमि रक्षा कोष में जमा कर दो। स्मरण रहे, तुम्हारी नीति का आधार यही है कि विदेशी शासक चैन की सांस न ले सके। हर पल हर क्षण वे लोग खुद को असुरक्षित अनुभव करें। उन लोगों को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि किसी भी क्षण उनका सत्ता का विनाश हो सकता है और उनके विलासपूर्ण जीवन का भी पतन हो सकता है। धन्यवाद। आर्यावर्त की जय। बीजापुर के सुल्तान का निर्णय। पूना के पश्चिम में पोंड घाटी में कुंवारीगढ़ प्रांत था। वह प्रांत वहाँ के देशमुखी के अधीन था। शिवाजी ने तेजी के साथ अचानक ही कुंवारीगढ़ पर आक्रमण कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आक्रमण के भय से मुक्त कुंवारीगढ़ के सैनिकों को युद्ध करने का भी अवसर नहीं मिला और वहाँ बिना रक्तपात के शिवाजी का अधिकार हो गया। तत्पश्चात शिवाजी ने एक एक कर आसपास के किलों पर कब्जा करना आरंभ कर दिया। शिवाजी ने अधिकार में आए किलों पर दुर्गपति नियुक्त किए, खाद्य सामग्री का संग्रह किया और दुर्गों की रक्षा के लिए दुर्ग प्रहरी नियुक्त किए। जब शिवाजी के भगवा झंडे आसपास के कई किलों पर फहराने लगे, तब कई सत्ताधारियों की नींव खुली और वे विस्मित रह गए कि एक साधारण से युवक ने इतना कुछ कर दिया।
शिवाजी के उद्यम से चौओर सनसनी फैल गई। शिरवल में एक छोटा सा किला था, जहाँ की देखरेख के लिए शिवाजी ने अपने कर्मचारियों का एक दल नियुक्त कर रखा था। वहाँ यद्यपि सुरक्षा के लिए पर्याप्त सेना न थी, किंतु शिवाजी के नवप्रशिक्षित सैनिक इतने वफादार थे कि 4 शत्रुओं पर एक सैनिक भी भारी पड़ता। शिरवल में बीजापुर के सुल्तान का अमीन रहता था, ताकि वहाँ से हुई कर वसूली को सुल्तान तक पहुँचाया जा सके। अमीन को वह कर मावलों का प्रमुख देशमुख वसूल करके देता था। वह भी बादशाह के प्रति उत्तरदायी था। शिवाजी ने अपने वफादार सैनिकों को आदेश दिया, किसी भी मूल्य पर बादशाह के अमीन तक कर की एक पाई भी पहुंचनी नहीं चाहिए। अपने राजा का आदेश पाते ही शिवाजी के सैनिक उनकी आज्ञा का पालन करने में जुट गए। मावलों के प्रमुख देशमुख जब भी कर वसूली का धन अमीन के पास पहुंचने का प्रयत्न करते, शिवाजी के सैनिक उन्हें मार्ग में ही रोक लेते और सारा धन छीनकर स्वराज्य कोष में जमा कर देते थे। इस स्थिति से अमीन घबरा उठा और अंत में उसने बीजापुर के सुल्तान को कई पत्र लिखे। अमीन के प्रत्येक पत्र में शाहजी के पुत्र शिवाजी की शिकायत होती और उसका भय स्पष्ट झलकता था। निरंतर आ रहे अमीन के पत्रों से इधर बीजापुर के सुल्तान स्थिति की गंभीरता को समझ गए थे। उन्होंने तुरंत कार्यवाही आरंभ कर दी। बीजापुर दरबार में सभी देशमुखों के नाम पत्र जारी किए गए, जिनमें सभी देशमुखों को सख्ती से डांटा गया था। साथ ही धमकी भी दी गई थी कि यदि उन्होंने शिवाजी की अधीनता स्वीकार की तो उन्हें गिरफ्तार करके उनका सिर कलम कर दिया जाएगा, इसलिए वे बागी शिवाजी का साथ न दे। बादशाह के अमीन से संपर्क साध कर की रकम जमा करे और शिवाजी को गिरफ्तार कराने में अपने क्षेत्रीय अधिकारी की सहायता करे। शिवाजी का कोप। लगभग सभी देशमुख शिवाजी के संपर्क में थे। उन सभी के माध्यम से बादशाह की चेतावनी शिवाजी तक पहुंच गई। उन्होंने सभी देशमुखों को निर्भयता प्रदान करते हुए कहा, स्वराज्य निर्माण का संकल्प लेने के बाद अब पीछे नहीं हटना है। बादशाह कितना भी ताकतवर हो, मगर वह हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। निसंदेह जीत हमारी ही होगी। सभी लोग यह बात बहुत अच्छी तरह समझ ले कि स्वराज्य का केंद्रीय संगठन कभी किसी के क्षेत्रदाह अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अधिकांश देशमुख शिवाजी के पक्ष में थे, अतः वे शिवाजी की बात मान गए और बादशाह के साथ असहयोग का व्यवहार करने लगे। बीजापुर के राज दरबार को जब देशमुखों से किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ तो बीजापुर दरबार में खलबली मच गई। उधर शिवाजी की छापामार सेना हरकत में आ गई थी। उसने द्रुत गति से मुस्लिम क्षेत्रों में छापामार युद्ध आरंभ कर दिया, जिससे बीजापुर एवं गोलकोंडा की कई रियासतें तहस नहस हो गई। जावली पर आक्रमण। ऐसा नहीं था कि शिवाजी से केवल मुस्लिम शासक ही खपा था, कुछ देशीय मराठी शासक भी मुगलों व अन्य मुस्लिम शासकों की सिरपरस्ती के लोभ में शिवाजी के विरुद्ध हो गए थे। ऐसा ही एक मराठा सरदार था, चंद्रराव मोरे। जावली राज्य इसी मराठा सरदार की जागीर थी, जो उसे बीजापुर दरबार से मिली थी। चंद्रराव मोरे ने शिवाजी के विरुद्ध उस प्रदेश के बीजापुरी गवर्नर से साठ गांठ कर ली थी। जब शिवाजी को चंद्रराव मोरे की इस काली करतूत का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह पहले से ही जावली पर अधिकार करने की योजना बना रहे थे, किंतु चंद्रराव की साठ गांठ का पता चलने पर उन्होंने जावली पर कब्जा करने का अपना निश्चय दृढ़ कर लिया। मगर उन्हें कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा था जिसके तहत वे जावली पर विजय प्राप्त कर पाते। तभी उन्हें दादाजी कोंडदेव की शिक्षा स्मरण हो आई। देश, धर्म तथा मानव कल्याण के लिए राजनीतिज्ञ को भी कभी कभी छल प्रपंच का भी सहारा लेना पड़ता है। इस कथन का स्मरण होते ही शिवाजी की आंखों में बिजली सी कौंध गई और वह योजना बनाते में जुट गए। मोरे कुल अत्यंत प्रतिष्ठित था। इस कुल को चंद्रराव की पदवी मिली हुई थी। शिवाजी के सौभाग्य से उन्हें दिनों उसकी किसी ने हत्या कर दी। वैसे कई इतिहासकारों ने उसकी हत्या का आरोप शिवाजी पर लगाया है कि शिवाजी ने हजारों रुपए खर्च करके चंद्रराव मोरे की हत्या कराई थी, किंतु इस आरोप की सत्यता प्रमाणित नहीं हुई। खैर, चंद्रराव की मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा पत्नी ने शिवाजी को पत्र लिखा, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि राजा चंद्रराव मोरे का कोई पुत्र न होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद राज्य के लिए झगड़ा आरंभ हो गया है। कृपया आप हमारी सहायता करें, जावली को अपने अधिकार में लेकर हमें सुरक्षा प्रदान करें। पत्र पाते ही शिवाजी ने जावली पर आक्रमण कर दिया।
उन्हें ज़्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और जावली उनके अधिकार में चली गई। शिवाजी ने चंद्रराव मौर्य की पत्नी की इच्छानुसार उनके दत्तक पुत्र यशवंतराव को गद्दी पर बैठा दिया और उन्हें चंद्रराव घोषित कर दिया। जावली पर अधिकार शिवाजी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इस विजय से उनकी सैनिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। हजारों पैदल सैनिक उनकी सेना में भर्ती हो गए थे। दादाजी की मृत्यु ईस्वी सन 1647 में शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव रोगग्रस्त हो गए। वे अब अत्यंत रुद्ध हो चुके थे। इस पर शिवा के प्रति कई मास तक निरंतर चिंतित रहने के कारण उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरा था। दादाजी की बीमारी के दौरान शिवाजी ने उनकी बहुत सेवा की। अपने ज्योतिहीन नेत्रों से शिवाजी की ओर देखते हुए दादाजी ने एक दिन कहा, यदि मैंने बीजापुर के दुर्गों को लेकर तुम्हें कुछ कहा है तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा कोई अनिष्ट न हो। इस पर शिवाजी ने विनम्र शब्दों से कहा, यदि मेरे कारण मेरे पूज्य गुरुदेव को कोई मानसिक क्लेश हुआ है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपनी मृत्यु से पूर्व कदाचित दादाजी को भी भविष्य स्पष्ट नजर आने लगा था। सहसा वह समझ गए थे कि शिवाजी का भाग्योदय किस ओर होने वाला है। उन्होंने शिवाजी से अनुरोध किया था, जब तुम सत्तारूढ़ हो जाओ तो सनातन हिंदू धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के प्रयत्न करना। इतना कहकर उन्होंने शिवाजी को आशीर्वाद दिया और फिर उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी अचानक मृत्यु से शिवाजी को बहुत दुख हुआ। उनके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन था। अब स्वराज्य की सभी जिम्मेदारियां का भार शिवाजी के कंधों पर आ पड़ा था। शिवाजी जिम्मेदारियों से डरने वाले पुरुष नहीं थे, नहीं किसी और बात से उन्हें भी भय था। पर दादा कोंडदेव जैसे अनुभवी व ज्ञानी मनुष्य को खो देना उनकी भारी हानि थी। एक बार तो शिवाजी को ऐसा लगा जैसे उनके सामने अंधेरा छा गया हो, जिसमें स्वराज्य और स्वतंत्रता जैसी अमूल्य धरोहर की विलीन हो महसूस हुई। किंतु सहसा शिवाजी को उस अंधेरे में दादा कोंडदेव के उपदेश किसी अग्निशिखा की भांति दिखाई दिए, जिन्होंने उस अंधेरे को समाप्त कर शिवाजी के सभी मार्ग रोशन कर दिए थे।